हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। इस चैप्टर के स्टार्टिंग से, कैपेसिटर्स के चैप्टर के स्टार्टिंग से हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर करता है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि वो कितना एनर्जी स्टोर करता है, उसको डिराइव करेंगे, ठीक है। और बहुत प्यारा सा डिराइवेशन है, बहुत अच्छे ऐसे कंसेप्ट्स इन्वॉल्व है। तो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी ऐसे स्टार्ट होता है कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं, 1 और 2, ठीक है ना। और इस वक्त इन दिस सिचुएशन पहले वाले प्लेट के पास प्लस स्मॉल क्यू चार्ज है और दूसरे वाले प्लेट के पास माइनस स्मॉल क्यू चार्ज है। मतलब इट इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, ये चार्ज हो रहा है अभी भी, इसके पास एनर्जी बढ़ रहा है, ठीक है। फाइनली इस प्लेट का चार्ज प्लस कैपिटल क्यू तक पहुंचेगा और इस प्लेट का चार्ज माइनस कैपिटल क्यू तक पहुंचेगा, ठीक है। यू एग्री विद दिस? नाउ द मोमेंट आई से कि मैं इस कैपेसिटर प्लेट को चार्ज कर रहा हूँ और अब तक तुम्हारे पास जो नॉलेज है इससे तुम यही डिड्यूस करोगे कि सर अगर हमको कैपेसिटर प्लेट को चार्ज करना है तो हमको बैटरी चाहिए होगा। हम बैटरी लगाएंगे, बैटरी क्या करेगा, एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा और दूसरे प्लेट को सप्लाई करेगा, राइट। एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा और दूसरे प्लेट को सप्लाई करेगा। दैट मीन्स प्लेट 1 से इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा और प्लेट 2 को सप्लाई करेगा इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू आ जाएगा। दिस इज हाउ वी चार्ज, राइट। और आई डोंट नो कि मैंने तुमको ये बोला या नहीं। अच्छा ठीक है, ये मैं लास्ट के लिए रखता हूँ। एक चीज़ बताऊँगा लेकिन लास्ट में बताऊँगा। फिलहाल मैं जो कह रहा हूँ उस पर रिटर्न जाते हैं कि बैटरी लगा के हम चार्ज करते हैं, ठीक है। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। इसी तरीके से हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं। लेकिन अभी के डिस्कशन में मैं एक थोड़ा सा अलग लाइन ऑफ थॉट तुमको देना चाहूँगा। एक अलग तरीके से हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे और बाद में लास्ट में जाकर मैं ये जस्टिफाई भी करूँगा कि इस सोच से जो हम एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालेंगे वो सही क्यों है, वो भी मैं जस्टिफाई करूँगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो, तो सोचने का तरीका ऐसा है कि एट एनी टाइम थी लेट अस से इस प्लेट के पास प्लस क्यू चार्ज है, इसके पास माइनस क्यू चार्ज है और चार्ज करने के लिए क्या किया जा रहा है, चार्ज करने के लिए इस प्लेट से प्लस डी क्यू चार्ज को निकाला जा रहा है और इस प्लेट में डिपॉजिट किया जा रहा है। सुनाई दिया मैंने क्या कहा? इस प्लेट से प्लस डी क्यू चार्ज को निकाला जा रहा है और इसके ऊपर डिपॉजिट किया जा रहा है। अभी समझो, अभी अगर मैं यहाँ से एक प्लस डी क्यू चार्ज निकाल लूँ, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का डेफिशिएंसी होगा एंड पॉजिटिव चार्ज के डेफिशिएंसी को हम, इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ पॉजिटिव चार्ज तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ से डी क्यू चार्ज निकाल लूँ, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कितना इंक्रीज हो जाएगा, प्लस माइनस डी क्यू, मतलब और माइनस डी क्यू से इसका वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। और उसी प्लस डी क्यू को लेके अगर मैं इस प्लेट में डाल दूँ तो इस चार्ज का वैल्यू क्यू प्लस डी क्यू हो जाएगा। मतलब जहाँ से डी क्यू निकाला वहाँ पर माइनस डी क्यू अमाउंट से चार्ज इंक्रीज हो गया और उस डी क्यू को लेके जिस प्लेट में डिपॉजिट किया, प्लेट 1 में डिपॉजिट किया, उसका चार्ज प्लस डी क्यू से इंक्रीज हो गया। ऐसे करके ही हम चार्ज को, इस कैपेसिटर को चार्ज दे रहे हैं, इसको एनर्जी दे रहे हैं। निकालते जाऊंगा, इस नेगेटिव चार्ज का वैल्यू बढ़ते जाएगा, इस पे अगर मैं डिपॉजिट करते जाऊंगा तो इस प्लस क्यू का चार्ज का वैल्यू भी इंक्रीज करते जाएगा, ठीक है। दिस इज ए डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। स्टे विथ मी, मैं तुमको इसको जस्टिफाई करूंगा। अच्छा, फिलहाल सिर्फ इस पे फोकस करते हैं। अभी एक बात बताओ, अभी अगर इस डी क्यू चार्ज को इस प्लेट से इस प्लेट तक लेके जाएंगे तो एक्सटर्नल फोर्स को तो काम करना पड़ेगा। बोलो क्यों? भाई ये चार्ज पॉजिटिव है ना, दिस इज प्लस डी क्यू, भूलो मत, दिस इज प्लस डी क्यू। और तुम प्लस डी क्यू को एक नेगेटिव प्लेट से, जिसको वो पसंद करता है, वहाँ से निकाल के एक पॉजिटिव प्लेट में लेके जा रहे हो जो वो पसंद नहीं करता, बिकॉज पॉजिटिव है, देयर विल बी ए ह्यूज अमाउंट ऑफ रिपल्शन। तो अगर तुम इस प्लस डी क्यू चार्ज को नेगेटिव प्लेट से निकाल के पॉजिटिव प्लेट तक लेके जाओगे, डी क्यू चार्ज हैज़ टू गो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इज दैट क्लियर? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लग रहा है और डी क्यू चार्ज को तुम इस तरफ लेके जा रहे हो। दैट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंट इन दिस केस हैज टू डू वर्क, और उसी वर्क को हम, वही जो वर्क है दैट इज विल बेसिकली गेट स्टोर्ड इन द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी एक बात बताओ कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अगर मैं C कहता हूँ, ठीक है ना, इस वक्त अगर Q चार्ज है और इस वक्त इसके अक्रॉस का अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है, मैंने मान लिया इन दोनों प्लेट्स के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V होगा, तो C इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, Q/V। और इन अदर वर्ड्स मैं V को क्या लिख सकता हूँ, Q/C। इस बात को समझो, ये जो Q है ये तो टाइम के साथ ग्रो करेगा। अगर Q टाइम के साथ ग्रो करेगा तो V भी
टाइम के साथ ग्रो करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस विल ऑल्सो इंक्रीज. हाउएवर कैपेसिटेंस इज ए कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर अरेंजमेंट, फॉर ए पर्टिकुलर मीडियम. तो सी तो कांस्टेंट है. बात को समझो, ये पोटेंशियल जो है वो टाइम के साथ क्या होगा, चेंज होगा. लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अभी इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अभी इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है. इज दैट क्लियर? अच्छा, नाउ आई शैल हिट योर बेसिक्स अगेन. कैन यू टेल मी व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी? कुछ याद है? अगर तुमको बेसिक्स याद है तो तुमको ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली क्या होता है. कि अगर मैं +1 कूलम को इस प्लेट से इस प्लेट तक लेके आऊँ तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट आएगा. समझ में आया? अगर मैं +1 कूलम चार्ज को इस प्लेट से इस प्लेट तक लेके आऊँगा तो कितना एनर्जी में इंक्रीमेंट आएगा, V अमाउंट ऑफ एनर्जी में इंक्रीमेंट आएगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक कॉलम को लेके आऊँगा तो V अमाउंट से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा. लेकिन मैंने लाया किसको, मैंने DQ चार्ज को लेके आया है प्लेट 2 से प्लेट 1 तक. तो अगर मैं DQ चार्ज को लेके आऊँगा प्लेट 2 से प्लेट 1 तक तो व्हाट विल बी द इंक्रीमेंट इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट इज DU विल बी इक्वल टू, एक कॉलम को लेके आता हूँ तो V अमाउंट से इंक्रीज होता है. DQ कॉलम को लेके आऊँगा तो एनर्जी कितने अमाउंट से इंक्रीज होगा, V इंटू DQ इंटू V. बेसिक यूनिटरी मैथड. इज दैट क्लियर? बस ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन. V की जगह इस वक्त पोटेंशियल कितना है, Q/C. इसको इंटू DQ लिख सकता हूँ, दिस इज DU. अभी अगर हमको टोटल एनर्जी निकालना है तो हम इंटीग्रेट करेंगे. तो पहले ये बताओ Q का इनिशियल वैल्यू कितना था. स्टार्टिंग में प्लेट्स में चार्ज नहीं था तो मैंने 0 मान लिया. और फाइनली जब हम इसको कंप्लीटली चार्ज कर लेंगे इसके पास कितना चार्ज आ जाएगा, कैपिटल Q चार्ज आ जाएगा. ठीक है. और जब चार्ज नहीं था तब एनर्जी भी नहीं था. जब फुल चार्ज कर दिया तो मैंने माना उसके पास कितना एनर्जी है, U अमाउंट ऑफ एनर्जी है. तो ध्यान से देखो यहाँ पर तो U बच जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, 1/c बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ Q इंटू DQ, 0 से लेके कैपिटल Q तक. एंड Q इंटू DQ का इंटीग्रेशन क्या होगा, Q²/2. सो इन दिस केस 1/c, दिस इज Q²/2 और लिमिट्स हम पुट करेंगे 0 से लेके कैपिटल Q तक. इज दैट क्लियर? तो फाइनली जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा, ध्यान से देखो क्या आएगा, कैपिटल Q² हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा. तो कैपिटल Q² - 0, दैट मीन्स Q² बचेगा. लिमिट्स पुट करने के बाद हमको फाइनली Q²/2c मिलेगा. एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू Q²/2c. समझ में आया? सो दिस इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर. इसको अगर थोड़ा और सजा के लिखना चाहो, Q को हम CV लिख सकते हैं. Q को अगर रिप्लेस करना चाहे, अगर मैं CV के फॉर्म में लिखूंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ऊपर क्या होगा, C² V², CC कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर एक C बचेगा. तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगा, ½ CV². अरे टेंशन मत लो, खुद पेन एंड पेपर लेके पुट कर लेना. Q की जगह क्या पुट करोगे, CV². तो ये एक्सप्रेशन आएगा. अच्छा, अभी अगर मैं C को रिप्लेस करूँ, Q/V लिख दूँ तो क्या आएगा, QV/2 आएगा. ये कुछ नहीं है यार, यही पोटेंशियल एनर्जी का अलग अलग एक्सप्रेशन है. अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं. Q²/2c, ½ QV/2. So this is the very famous expression which gives you the amount of energy which is stored in a capacitor. Is that clear? एक डाउट तो आना चाहिए, एक छोटा सा डाउट आना चाहिए. और ये डाउट ये होना चाहिए, यू शुड आस्क मी कि सर ये तो कैलकुलेशन समझ में आ गया, आई नो ये तुमको ये कैलकुलेशन पूरा समझ में आ गया. सर ये भी समझ में आ गया कि आपने इस DQ चार्ज को इस प्लेट से निकाला, इस प्लेट में डाला, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लाना पड़ा तो काम करना पड़ा, वही काम एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है. तो ये हो गया एक्सप्रेशन करेक्ट. लेकिन सर एक्चुअली में ऐसा चार्ज यहाँ से निकल के यहाँ तो नहीं जाता ना. इस तरीके से तो चार्ज होता ही नहीं है कैपेसिटर. चार्ज करने के लिए हम बैटरी यूज़ करते हैं. बैटरी यूज़ करके बैटरी क्या करते हैं, एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकालता है और दूसरे प्लेट तक लेके जाता है. उस तरीके से चार्ज होता है. आपने जो ये पर्टिकुलर तरीके से इसको सॉल्व किया, ये कैसे जस्टिफाइड है? ये एकदम जस्टिफाइड है और इसका जस्टिफिकेशन इस लाइन से आता है. देखो कि हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाला है, राइट, पोटेंशियल एनर्जी. एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ कंजर्वेटिव फोर्सेस, राइट, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स, वो काम कर रहा है. दैट इज द रीजन ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है.
अभी कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वो सिर्फ फाइनल एंड इनिशियल सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, चाहे तुम इस चार्ज अरेंजमेंट को यहाँ पर प्लस क्यू ला रहे हो, इसमें माइनस क्यू ला रहे हो, चाहे तुम ऐसे ऐसे चार्जेस को लेके आओ या बैटरी लगा के फाइनली यहाँ पर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू लेके आओ, दोनों केसेस में तुम फाइनली एक ही पैटर्न ऑफ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर रहे हो ना। एक प्लेट में प्लस कैपिटल क्यू चार्ज लेके आ रहे हो और दूसरे प्लेट में माइनस कैपिटल क्यू चार्ज लेके आ रहे हो। अभी तुमने उस चार्ज को किस तरीके से लाया, किस पाथ से लाया, उस पर डिपेंड करेगा ही नहीं। वॉट एवर मैथड यू यूज, as because finally you are arranging plus q and minus q in these plates, whatever method you use, you should get the same expression for potential energy because we are talking about conservative forces. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मेथड तो अलग यूज किया, लेकिन फाइनली चार्ज कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर प्लस क्यू माइनस क्यू ही क्या है। वॉट एवर बी द मेथड, आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तुमको समझ आया मैंने क्या कहा, पक्का ना? मैंने यहाँ पर लिख के भी दिया, देखो, एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, द फाइनल रिजल्ट फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर इन विच द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इज बिल्ट, वेदर यू टेक ए बैटरी एंड बिल्ड अप दिस कॉन्फ़िगरेशन और वेदर यू pluck charges and put it on the other plate and then build the configuration. In both the cases you will get the same answer. Is that clear? Okay. और लास्ट का जो ये मैंने स्टेटमेंट सी लिख के रखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, हमेशा याद रखना है कि ये जो एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, ये कहाँ पर स्टोर होता है? दिस एनर्जी इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इन केस ऑफ ए कैपेसिटर, फील्ड लाइन्स आर कन्फाइंड बिटवीन द कंडक्टर्स। फील्ड लाइन्स यहाँ से चालू होता है और यही खत्म हो जाता है। दैट मीन्स तुमने सारे फील्ड लाइन्स को इसके बीच का जो ये स्पेस है, इस स्पेस में ही सारे फील्ड लाइन्स को कन्फाइन करके रखा है, ट्रैप करके रखा है, और जहाँ जहाँ फील्ड लाइन्स है वहीं पर ही वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होता है। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि ये जो हमने एनर्जी निकाला, हाफ सी वी स्क्वायर क्यू वी बाई टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी, ये सारा एनर्जी कहाँ पर स्टोर हुआ है? द एंटायर एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विच इज कन्फाइंड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। सारा एनर्जी इन दोनों प्लेट्स के बीच स्टोर किया गया है। इज दैट क्लियर? ये कि एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में ही स्टोर होता है, वो मैं आगे जाके इसी वीडियो में जस्टिफाई करूँगा। तुमको एक बढ़िया सा डिराइवेशन दिखाऊंगा जिससे तुमको पूरा फील आएगा कि नहीं, सही में एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। अभी के लिए ये लिख के रखो अच्छे से, हैव पेशेंस, और मैं तुमको ये लास्ट वाला पॉइंट भी जस्टिफाई करके दिखाऊंगा। आई होप से तुमको ये समझ में आया। फटाफट कॉपी करो इसको, ठीक है? फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी हमने जस्ट नाउ ये निकाला कि कैपेसिटर कितना एनर्जी स्टोर करता है, और ये भी देखा कि एनर्जी कहाँ पर स्टोर करता है। द एनर्जी इज बेसिकली स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, राइट? अभी हम एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे। व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? वेरी सिंपल, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हमको पता है कि इफ दिस आर द प्लेट्स, हाँ, ये तो तुम जो देख रहे हो दिस इज बेसिकली द साइड व्यू। प्लेट कैसा है? प्लेट तो ऐसा है ना, ऐसा ऐसा प्लेट्स है। और अगर प्लेट्स ऐसा है, ये जो बीच का रीजन है, इसी वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर होता है, राइट? तो प्लेट्स के बीच का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा ये बताओ? वॉल्यूम बिटवीन प्लेट्स, ठीक है? इसका वैल्यू कितना ये बताओ? ये हो गया प्लेट का एरिया ए इंटू डी, ये हो गया, दिस इज द वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स, और इसी वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है? अच्छा, ये तो हो गया टोटल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है? अच्छा, सी को हम क्या लिख सकते हैं? सी इन दिस केस कैन बी रिटन एज ए इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए यही सी का वैल्यू होता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, वी क्या है? वी इज पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज नथिंग बट वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस डी डिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट से स्टार्ट होता है और नेगेटिव वाले प्लेट पे खत्म होता है। डिस्टेंस क्या है? डी। तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ई इंटू डी। अभी अगर मैं ये सारे एक्सप्रेशंस को यहाँ पर पुट कर दूँ, एक बार देखते क्या मिलेगा, ठीक है ना? सो यू इन दिस केस इज इक्वल टू हाफ, सी के जगह हम ये पुट कर देते हैं, दैट इज ए इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू वी स्क्वायर। हाफ सी वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल है, देखते जाओ। तो अभी यहाँ पर डी स्क्वायर गेट्स कैंसिल,
ध्यान से देखना, हाफ, एक एप्सिलॉन नॉट और एक ई स्क्वायर। और हमने क्या किया, ए और डी को एक साथ रखा, ए इंटू डी एक साथ। अभी ए इंटू डी है क्या, मैंने जस्ट नाउ दिखाया, ए इंटू डी इज नथिंग बट द वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। इज दैट क्लियर? ओके, सो इन दिस केस मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वी। वी इज द वॉल्यूम, भूलो मत, यही है वो वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? तभी अगर एनर्जी डेंसिटी निकालना है, ये यू है, दैट इज द टोटल एनर्जी, और वी को नीचे लेके आ जाऊंगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? और इसको हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो सिंबल है रिप्रेजेंटेशन का वो स्मॉल यू है। चलो मैं ऐसे लिखता हूँ कंफ्यूज नहीं होने के लिए, ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। ये है हमारा एनर्जी डेंसिटी, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और उसको हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो, हमने जस्ट नाउ डिराइव ऑलरेडी कर लिया। उसका एक्सप्रेशन होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। I agree that we have derived this particular expression of energy density for a parallel plate capacitor. But ये जो expression है ना, this is valid for any kind of charge configuration. आप कोई भी charge configuration ले लो, सबके लिए ये formula valid है, energy density वाला formula. ठीक है ना? हमने parallel plate capacitor लिया because it is simple to derive in this case. ठीक है, मैं इसको justify करके देता हूँ कि ये formula हमेशा valid है. Let us see a case. This is the case of a sphere, conducting sphere, जिसमें हमने Q चार्ज दे के रखा है। ये सारे प्लस प्लस चार्जेस जो दिख रहे हैं ना, सारे दुश्मन एक दूसरे के। ये सारे पॉजिटिव चार्जेस कहाँ पर थे, ये सारे पॉजिटिव चार्जेस इन्फिनिटी में थे। इन्फिनिटी से उनको ज़बरदस्ती हम ला के, मतलब एक्सटर्नल एजेंट ला के इस स्फीयर में हमने उसको असेंबल किया। तो इस प्रोसेस में इसका एक सेल्फ एनर्जी बना होगा। हमने ये भी डिराइव किया है कितना सेल्फ एनर्जी का वैल्यू है। अगर तुमको याद है इसका सेल्फ एनर्जी का वैल्यू, दैट वाज क्यू स्क्वायर बाई, अच्छा यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर लाइट ज़्यादा गिरता है। मुझे जितना पता चला, एक बार मैंने पूरा वीडियो बनाया और ये पूरा गायब दिखाई नहीं दे रहा था। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आई होप सो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो सेल्फ एनर्जी का एक्सप्रेशन है, दैट इज क्यू स्क्वायर, क्यू इज अ चार्ज, बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये हो गया इसका सेल्फ एनर्जी। ठीक है ना, खुद का एनर्जी। इसको बनाने में जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में स्टोर हुआ। इज दैट क्लियर? अच्छा, और अब तक मैंने तुमको क्या सिखाया? अब तक मैंने तुमको ये सिखाया कि एनर्जी है तो कहाँ है। मैंने ये सिखाया, दिस एनर्जी वॉट एवर बी द फॉर्म ऑफ, मतलब वॉट एवर बी द नेचर ऑफ एनर्जी, नेचर बोलना सही नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हमेशा कहाँ पर स्टोर होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में स्टोर होता है, इन द रीजन कंटेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो अगर मैं इसी लॉजिक को यहाँ पर अप्लाई करूँ तो मतलब ये बन रहा है कि ये जो एनर्जी है, दिस इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द यूनिवर्स। ये जो एनर्जी है, मैंने ऐसा क्यों कहा? बिकॉज एक बार ये देखो कि इस स्फीयर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, वो सारा फील्ड लाइन सरफेस से स्टार्ट होकर कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है? इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है। दैट मीन्स कहने जाओ तो सारा एनर्जी सरफेस से लेके इन्फिनिटी के बीच में जो रीजन है, उस रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, तुम बोल रहे हो ना सर, आप तो बोल रहे हो, मैं कैसे मान लूँ? ठीक है, मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन करूँगा, मज़ा आ जाएगा। बहुत बढ़िया कैलकुलेशन है, जो मैंने जो अभी तुमको कहा उसको जस्टिफाई करेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, ध्यान से देखना। ये ब्लैक कलर का जो स्फीयर दिख रहा है वो है हमारा कंडक्टर, उसमें हमने क्यू चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करके रखा। तो सर ये जो आपने जो एक थिन ब्लू कलर का एक लेयर बना के रखा, ये क्या है? ये मैंने क्या किया है, ये मैंने आर डिस्टेंस में डी आर थिकनेस का एक पतला सा इनफाइनिटेसिमली थिन लेयर कंसिडर किया है। किसका? इसके अंदर है क्या? इसके अंदर तुम्हारा मीडियम है, सराउंडिंग मीडियम में मैंने ये बनाया। ये जो तुमको लेयर दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली लोकेटेड इन द सराउंडिंग मीडियम, आसपास के वॉल्यूम में, आसपास के मीडियम में ये लोकेटेड है। इसका रेडियस हमने आर माना, इसका थिकनेस हमने क्या मान लिया? डी आर। इज दैट क्लियर? और हमने जस्ट नाउ ये सीखा कि एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या है। मैं यहाँ लिखता हूँ, दैट इज स्मॉल यू, यहाँ लिखता हूँ स्मॉल यू, दैट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। दैट मीन्स एनर्जी डेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। अच्छा, ओके,
तो एक बात बताओ कि इस पर्टिकुलर ब्लू कलर का जो तुमको एक इनफाइनिटेसिमली थिन लेयर दिख रहा है, मीडियम का लेयर दिख रहा है, क्या इस लेयर में क्या हर जगह अगर मैं तुमको एनर्जी डेंसिटी पूछूं, U का वैल्यू पूछूं, इस U का वैल्यू, एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू, क्या ये कांस्टेंट होगा? क्या ये कांस्टेंट होगा? एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंडेंट है एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस ब्लू लेयर इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द स्फीयर। दैट मीन्स हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इस ब्लू वाले लेयर में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? सेम। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, अगर तुम मुझे पूछोगे सर यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं क्या बोलूँगा? दिस इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, ऑल द चार्जेस कैन बी कंसंट्रेटेड एट दिस सेंटर। और इस डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना माना है हमने? r माना है। तो इस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? k3/r²। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स ये जो हमने इनफाइनिटेसिमली थिन लेयर माना है, इस लेयर के हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, विच मीन्स कि ये जो एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू होगा r डिस्टेंस पे हर जगह, एनर्जी डेंसिटी हर जगह r डिस्टेंस पे क्या होगा? कांस्टेंट। r डिस्टेंस पे r चेंज होगा तो ना एनर्जी डेंसिटी चेंज होगा, लेकिन r डिस्टेंस पे हर जगह एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू क्या होगा? सेम। ठीक है, तो हम ये निकालते हैं, ये जो एक पतला सा इनफाइनिटेसिमली थिन लेयर ऑफ मैंने ब्लू कलर का लेयर माना है, इसमें कितना एनर्जी ट्रैप्ड है वो निकाल कर रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो वॉल्यूम है, वेरी स्मॉल वॉल्यूम dV, उसका वैल्यू कितना होगा? दैट इज सरफेस एरिया इनटू थिकनेस। इस ब्लू कलर लेयर का सरफेस एरिया कितना होगा? इट्स ए स्फीयर, सो इट इज 4πr²। और इसका थिकनेस कितना है? इसका थिकनेस है dr। दिस इज द वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? अगर ये वॉल्यूम है तो इस वॉल्यूम में कितना एनर्जी होगा? मुझे पता है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम में छोटा u एनर्जी है, तो dV वॉल्यूम में कितना एनर्जी होगा? जस्ट छोटा u के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 4πr² इंटू dr। आया समझ में? u जो है दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो dV वॉल्यूम में कितना एनर्जी होगा? dV इंटू u। क्लियर? अभी u के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? चलो पुट करते हैं, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू e²। e² मतलब इसका स्क्वायर, दैट इज k² q²/r⁴ इंटू r² इंटू dr। अभी देखते हैं कौन किसको मार देगा। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पर एक 4π मिसिंग है, 4π हाफ एप्सिलॉन नॉट, अच्छा e² k² q²/r⁴, और यहाँ पर बचेगा 4πr² इंटू dr। ठीक है? अच्छा देखो, ऊपर है 4π एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर k² है, k का वैल्यू कितना होता है? 1/4π एप्सिलॉन नॉट। तो एक k को हमने रख दिया और एक k का वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगा? 4π एप्सिलॉन नॉट। ऊपर वाले 4π एप्सिलॉन नॉट को क्या कर देगा? कैंसिल आउट, एक स्क्वायर चला गया, फाइन। यहाँ पर ये पूरा जाएगा और यहाँ पर एक स्क्वायर बचेगा, वो भी ठीक है। अभी हम वैल्यूज पुट करते, देखते क्या आएगा। इन दिस केस q² जिंदा रह गया, यहाँ पर अच्छा एक dr जिंदा रह गया, और नीचे क्या जिंदा रहा? dr/r², और एक ऊपर k भी जिंदा रहा। ठीक है ना? q² भी जिंदा है, k भी जिंदा है, dr भी जिंदा है, और नीचे कौन जिंदा है? 2r²। ठीक है, तो अभी अगर हमको टोटल एनर्जी चाहिए, हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट अगर हमको करना है, हम किसको बाहर लेके जाएंगे? kq²/2 को हमने बाहर लेके चले गए। इंटीग्रेशन ऑफ dr/r² कितना होता है? -1/r। कुछ याद आ रहा है भाई? -1/r, सो दैट इज -1/r। और लिमिट्स हम कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे? कहानी कहाँ से चालू होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस से चालू होता है, तो छोटा r का वैल्यू कितना होगा? कैपिटल R। और कहाँ तक हम जाएंगे? मैंने बोला कहाँ तक एक्सटेंड करता है? इन्फिनिटी तक। तो कैपिटल R से लेके कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। इज दैट क्लियर? अच्छा, तो अभी अगर मैं लिमिट्स पुट करूँ क्या मिलता है देखता हूँ। k की जगह मैं 1/4π एप्सिलॉन नॉट लिख देता हूँ, तो क्या आ जाएगा? q²। नीचे आ जाएगा 4π एप्सिलॉन नॉट, 4 2 8, दैट इज 8π एप्सिलॉन नॉट। लिमिट्स पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा? माइनस है, तो मैं लिमिट्स को रिवर्स करके पुट कर रहा हूँ, दैट इज 1/r -1/∞। आई होप सो तुमको दिख गया है आंसर। सो इन दिस केस फाइनली कितना आ जाएगा? q²/8π एप्सिलॉन नॉट इंटू r। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी।
और हमको पहले से ही पता था कि इस पेयर का जो सेल्फ एनर्जी है वो कितना है, Q²/8πε0 r। हमने इस चीज़ को फिर से डिराइव किया, लेकिन इस बार हमने एनर्जी डेंसिटी का कंसेप्ट यूज़ किया और हमने ये जस्टिफाई किया कि यस, एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में स्टोर होता है और इस केस में ये पूरा यूनिवर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा क्यों कहा? देखो हमने इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक किया, कैपिटल R से लेके इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन किया। इसका मतलब है सरफेस से लेके पूरा इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट किया। और इंटीग्रेट करने का रीज़न ये था, मुझे पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एनर्जी स्टोर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस से लेके इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करते हैं। इज दैट क्लियर? सो this again justifies the fact. It also justifies the fact that even though this is derived for a parallel plate capacitor, but we have used the same expression in this case, which is another charge configuration, and we get the correct result. तो ये expression हमेशा valid है. Okay, so this is everything that I wanted to say. मज़ा आया होगा, अच्छे से समझ लेना, नोट कर लेना. Any doubts? Feel free to ask, feel free to comment. सो इसको आज यहीं कंप्लीट करते हैं. सी यू सून. टेक केयर.